हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स होना है उसमें जीके जीएस और जनरल एविडेंस से जो 40 प्रश्न आएंगे, आइए हम टारगेट लेकर के देखते हैं कि हमें 40 में 40 प्रश्नों को गेन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को देखते हैं कि प्रक्रिया शुरू हुआ और हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। उस बीच में जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा था। बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो यह जो मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया है, यह भारतीय संविधान में यह कहाँ से लिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो यह जो मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है, यह पूर्व सोवियत संघ रूस से किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये मूल संविधान में जोड़ा कहाँ गया है, तो यह भाग 4 में और ये अनुच्छेद जो है 51 क में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं वह किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इस दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है यह किसकी सिफारिश पर, तो ये भी याद रखेंगे कि सरदार सरवण सिंह समिति की जब सिफारिश की गई तो फिर मौलिक कर्तव्य जो है सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया, लेकिन यह कब जोड़ा गया है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 51 क या 51 ए कहेंगे, उसमें जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। हम इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। जी, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए कि 51 ए में। हम उसी वक्त से कह रहे हैं कि 51 ए, या अगर हिंदी की बात करें तो 51 क में जो है इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सिखों को कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यानी सिख समुदाय के जो लोग हैं हमारे भारत में, तो उन्हें जो है कृपान रख करके बाकी उसके उन सिख मतवालंबी के अतिरिक्त कोई अन्य धर्मावलंबी जो है वो किसी प्रकार का कोई ये लेकर के चलने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें जो है कृपान लेकर के चलने का अधिकार प्राप्त है। यह भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है यह इस बात का उन्हें अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के लोगों को जो नागरिकता दी गई है वो किस प्रकार की नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में नागरिकता की, तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यानी भारत का जो नागरिक है चाहे वो किसी भी राज्य में बसता हो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई बिहार का नागरिक है तो फिर वो उत्तर प्रदेश में जाकर के नहीं रह सकता, दिल्ली में जाकर ने पर उसे जो है वहाँ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बिहार का नागरिक है तो वो बिहार का ही नागरिक माना जाएगा, भले वो कहीं गुजर बसर करे। लेकिन अगर वो बिहार की जगह उत्तर प्रदेश जाता है और वहाँ बसना चाहता है तो फिर उसे बिहार की नागरिकता खत्म कर उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिल जाएगी। यानी वो भारत का नागरिक है, उसे उस प्रोसीजर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अन्य देशों में जो है राज्य का नागरिकता अलग और देश का नागरिकता अलग दिया जाता है, इस प्रकार का भारत में नहीं है। भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला कौन सा राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला
प्रथम राज्य है भारत में वह है आंध्र प्रदेश, जो है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है जो 1956 में गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया भारत को जो है वो राज्यों का एक संघ कहा गया है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि यह अनुच्छेद 1 यानी पहला अनुच्छेद में ही यह बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो मूल अधिकार जो प्राप्त है वह है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है वो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है यह अधिकार हमें दिया गया है। भाग कौन सा है? 3 है। उसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को अब मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो कुल 6 मूल अधिकार जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन करने वाला जो है यह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो अस्पृश्यता का उल्लंघन करने वाला जो है ये है वो अनुच्छेद 17 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है यह भारतीय संविधान जो है अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है, यानी किसी भी प्रकार के छुआछूत को जगह नहीं दिया गया है, सभी इक्वालिटी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है यह कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी कि फोर्ट विलियम जो है यह कलकत्ता शहर में स्थित है, यानी डी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 ईस्वी में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 1920 से स्टार्ट होने वाला असहयोग आंदोलन 22 तक चला, लेकिन 22 में जब चौरा चौरी कांड हुआ तो उसके पश्चात गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और गांधी जी से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और फिर चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, दोनों लोगों ने मिलकर के जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो किसने गठन किया? तो यहाँ मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं है तो चित्तरंजन दास होगा। अगर दोनों का नाम रहेगा तो एक से अधिक ऑप्शन वाले उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष चुनाव में हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वो पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया जो है यह माना जाता है कि यह गांधी जी की ओर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रेस में थे और सुभाष चंद्र बोस ने जो है उन्हें हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है उसके अगले साल कांग्रेस से जो है ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहने का काम जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। क्रिप्स मिशन जब आया तो गांधी जी ने जो है उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी ऐसा चेक जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा 14वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2 विश्व युद्ध जो है दुनिया ने देखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। उसके पश्चात जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ 1939 में और चला कब तक? 1945 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बनाने में ये कामयाब हो गए। भारतीयों को कहा कि अगर हम मित्र राष्ट्र जो है विश्व युद्ध जीत जाता है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला, यानी 15वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी जो एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और
वहाँ जो है इन्होंने फिनिक्स आश्रम की जो है स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ये भी एक प्रश्न बनता है गांधी जी से रिलेटेड। तो यह भारत कब लौटे? तो भारत जो है गांधी जी लौटे थे 1915 ईस्वी में, और भारत आने के बाद इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और उसके बाद जो है बिहार के चंपारण में से जो है इन्होंने सबसे अपना पहला सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ। नील की खेती के विरुद्ध जो है तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध इन्होंने बिहार के चंपारण से 1917 में पहला सफल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? 3 प्रमुख सत्याग्रह है गांधी जी के भारत आने के बाद जो है बैक टू बैक। तो प्रथम जो है वैसे गांधी जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया सत्याग्रह है वह है चंपारण 1917 का, यह पहला सत्याग्रह है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में, और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद जो है वो मिल में काम करने वाले मजदूरों की तरफ से गांधी जी ने जो है मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, क्योंकि मजदूरों को जो है उसकी मजदूरी बराबर सही ढंग से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए ऑप्शन तो ये 3 जो है प्रमुख गांधी जी के शुरुआती दौर के सत्याग्रह था। उसके बाद जो फिर गांधी जी तो अनेकों सत्याग्रह चलाए हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु के रूप में नाम आता है, हम पीछे भी इस पर चर्चा किए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु चुना था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है दांडी से यात्रा निकला था। दांडी के लिए 1930 में 12 मार्च 1930 को ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून भंग किए थे। यह जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन जो है यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध चला, और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920-22 में जो चला है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है इसका सबसे सही जवाब ये होगा ऑप्शन नंबर बी कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद अगर प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों के नरसंहार के बारे में जाना जाता है। कौन था? तो जनरल ओ डायर ने जो है इस पर गोलियां चलवाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यह जो प्रश्न है हमारा यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए दोस्तों हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान और इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आगे हम लोग विज्ञान भूगोल से इत्यादि से प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिए। क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और ओम का इस प्रकार का चिन्ह होता है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है, और वोल्ट जो है यह विद्युत का विभव का मात्रक है। विद्युत विभव यानी वोल्टेज कहेंगे हम लोग। और वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। तो इस प्रकार ये सभी भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि आमीटर क्या है। तो आमीटर के जरिए जो है किसी भी परिपथ का जो है किसी भी सर्किट का विद्युत धारा को मापा जाता है। किसी भी सर्किट के विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर के जरिए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हम लोग को आमीटर को जो कनेक्ट करना पड़ता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
22वां नंबर क्वेश्चन के लिए वोल्ट मीटर जो है उसके जरिए किसी भी परिपथ के विद्युत विभव को मापा जाता है और वोल्ट मीटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। ये हम लोग याद रखेंगे, इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर में। आमीटर से करंट मापते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं यानी विभव मापते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। तो जूल जो है दो चीज़ों का मात्रक होता है, एक जूल कार्य का मात्रक होता है और जूल जो है वह ऊर्जा का भी मात्रक होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास केवल कार्य दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में टिक करेंगे। वहीं अगर हमारे परीक्षा में इस प्रकार से दे कि जहां ऑप्शन में कार्य और जूल दोनों उपस्थित हो तो एक से अधिक वाले जो ऑप्शंस होते हैं हम उन्हें टिक करेंगे। याद रखेंगे जूल एक ऐसा मात्रक है जो दो क्वांटिटी का मात्रक है, यानी कार्य का भी और ऊर्जा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो जब कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ये दाब या बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी जो कुल ऊर्जा है वह स्थिर रहती है। यानी 24 नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शक्ति मापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहले शक्ति को मापा जाता है किसमें, शक्ति को मापते हैं हम लोग वाट में। वाट जो है शक्ति मापने की इकाई है। किलो वाट का मतलब ये हो गया कि 1000 वाट, किलो से मतलब हो गया 1000 वाट और अश्व शक्ति जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ये भी याद रखेंगे, अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो अर्थात सबसे जो छोटी इकाई हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी की तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें ऊर्जा के साथ क्या स्थिति बनती है। उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है या स्थितिज ऊर्जा घटती है या फिर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh होता है। m अर्थात उस वस्तु का द्रव्यमान मास, जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण और एच जो है ऊंचाई। तो स्वाभाविक है कि जब हम लोग किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऊंचाई जब बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी। तो जो व्यक्ति चलती गाड़ी में बैठे होंगे उनके अंदर जो ऊर्जा संचित रहेगी, बैठे होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी और चूंकि गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा भी होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा क्योंकि वैसे व्यक्तियों के लिए में जो है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा जो है उसमें मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा है। तो कोई अगर पत्थर पहाड़ पर रखा है तो फिर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित है। 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि अगर कोई पत्थर पहाड़ पर भी रखा है तो उसमें संचित ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कार्य गुणनफल होता है। कार्य बराबर W बराबर क्या होता है। तो कार्य जो है वह कार्य बराबर जो है W, कार्य को W से लिखते हैं, वह होता है F इंटू ये S मतलब F से फोर्स बल और S से जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है यह कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगाने के कारण जो है उसमें विस्थापन हो रहा है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जा रही है तो कार्य होगा। ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो है या अंग्रेजी ग्रामर ये कहता है, हिंदी ग्रामर में सिंपली हम लोग ये पहचान लेते हैं कि क्रिया जो है, कार्य जिस शब्द के अंत में ना लग गया वो क्रिया हो गया, जैसे खाना पीना सोना। लेकिन इसके अगेंस्ट साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी में तो उसमें बल जो है, जब बल लगाया जाता है और बल लगाने से अगर स्थिति में या उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है तो कार्य माना जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं माना जाएगा। हम लोग अगर अपने सर पे कोई बोझ उठा करके खड़े रहें तो हमारे ऊर्जा का ह्रास तो होगा, थकावट फील होगी, लेकिन एक जगह स्थिर खड़े रहने के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य वहाँ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बल
और विस्थापन दोनों सदिश राशि है तो कार्य और जो बल और विस्थापन का गुणनफल है क्या होगा। तो जितने भी ये हैं वो दो तरह की राशियां होती है, एक सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और एक अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा का पता नहीं होता है। तो बल जो है उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। उसी प्रकार जैसे अगर हम लोग बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दिशा का ज्ञान मिलता है और उसका कितना ये का जो है हम लोग बल लगा रहे कितना न्यूटन का ये भी पता चलता है, विस्थापन से भी डायरेक्शन पता चलता है। तो इस दोनों का गुणनफल जो कार्य है वो अदिश राशि होता है, कार्य से दिशा का पता नहीं चलता है, क्या कार्य हुआ ये पता चलता है लेकिन वो किस दिशा में कार्य हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 31 की बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है यह भारत के किस राज्य में विकसित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह भारत के मेघालय राज्य में विकसित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को भी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इससे अपना बेहतर फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो तेल क्षेत्र जो स्थित है हमारे ऑप्शन में जो राज्य हैं, राजस्थान मौजूद नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि असम में जो है तेल क्षेत्र स्थित है। बिहार में क्या स्थित है इसमें, तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी NH जो है 2 यह कहाँ से कहाँ तक है। NH2 दिल्ली से कोलकाता तक है, या फिर यह जो है दिल्ली से अमृतसर है, या पटना पूर्णिया है, या पटना दरभंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो है NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक की सड़क है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है यह निम्न में से किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व हुआ है यह 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये जो है संपूर्ण क्रांति आपातकाल के बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो इसका 34वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है यह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन जो है यह पर्यावरण संरक्षण से लेकर के पौधे को बचाने की कोशिश में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह आंदोलन जो है 35 का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि मुख्य रूप से यह आंदोलन जो है यह महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। किनके नेतृत्व में, तो यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चला था। कहाँ, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसने किया। हम अभी कहे हैं दोस्तों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। यानी 36वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है वह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये याद रखेंगे तो 2009, 4, 19 या 14 इन सभी में जो है लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 2014 में हुआ है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है केंद्र की सरकार वह 17वीं लोकसभा के ये से चल रही है। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया 2019 में, और 17वीं लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला काम कर रहे हैं, और 16वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। यानी नर्मदा घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे एक बार सही से, तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर का कूट बन रहा है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना से जो है यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को जो है यह बेनिफिट उससे मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह किस प्रांत में शुरू हुआ है, तो ये जो शुरू हुआ है दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्रांत है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की किस राज्य से
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध जो है आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों, हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के सहित देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक और आने वाले परीक्षाओं में सबसे उपयोगी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ प्रश्नों को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और यह प्रश्न आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।